हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है 12 का फिनिश हो चुका है। सो अब हम रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज थ्रू PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, रिलेशन एंड फंक्शंस। आपका ये फर्स्ट चैप्टर भी है। एनसीईआरटी का जो बुक देखें या सिलेबस देखें, तो क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप वीडियोस को पॉज करेंगे और जो 1 बाय 1 क्वेश्चंस है पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर सॉल्यूशन देख के आप वहां से अपने आप को करेक्ट करेंगे। और मेरा मोटिव यही है फ्रेंड्स, ये PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज का, कि आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बढ़े और आप थोड़े कॉन्फिडेंटली जो एक्चुअल एग्ज़ाम है बोर्ड का उसमें आप जाएं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मेरा मोटिव यही है, 80 आउट ऑफ 80 के लिए आप जाएं, ठीक है ना। 2023-24 का जो सिलेबस है, अगर आप देखें तो रेशनलाइज किया, आप पुरानी बुक्स देखें, पुराना सिलेबस देखें, तो वहाँ से बहुत सारे पोर्शंस को कट किया है इन्होंने। तो लेवल थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। 2023 वाला पेपर आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेशन एंड फंक्शंस 23 में थोड़े कम क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आया था 1 1 2 प्रूव करने को 5 मार्क्स में। तो क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। तो हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, जहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने कितना टॉपिक पे आपका पकड़ है, ग्रिप है, वो डिपेंड करता है या वो मेजर करता है MCQs को जितना आप कर पाए। तो क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद फिर जो है आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने से। यही प्रोसेस होगा, नहीं होगा तो फिर आप सोल्यूशन आके देखिएगा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर इसकी मैं बात बोलूं तो ये 2022 ना का क्वेश्चन है आपका बोर्ड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड एज। जेड बोल रहा है मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और जेड जो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं वो क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है। कैसे, कोई भी दो इंटीजर्स आपस में रिलेटेड होंगे, तो वही लिखा है ए बी रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के थ्रू, इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन बोल रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि देन दिस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट Z is option A reflexive and symmetric, symmetric but not reflexive, transitive but not reflexive, reflexive but not symmetric, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्लीज पहले वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा, और मैं ये बिलीव करता हूं कि आपका आंसर भी आ गया होगा। तो देखिए, MCQs को हैंडल करने का आदत आपको यही से डालना है बोर्ड। फिर उसके बाद आप जेई के लिए जाएंगे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक अगर आप अच्छे जगह अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में BSc करना चाहते हैं तो CUT अब जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, तो इंट्रेंस देना है तो भी आपको MCQs का आदत डालनी है। MCQs करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि ऑप्शन को कट करें, कटिंग मेथड। आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से आप इंटरप्रेट करें और फिर ऑप्शन को कट करें। जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको कट करिए, तो अपने आप पहुंच जाते हैं जो करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है ना, या ऑप्शंस हैं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले क्या बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स, मतलब कोई भी दो इंटीजर्स इस रिलेशन से रिलेटेड तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन। तो मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक दूसरे के साथ रिलेटेड कब होंगे, तो वो कंडीशन यहां से आएगा।
तो पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मेरा जो मोटिव है आपको डिटेल सोल्यूशन बताना, आपको आइडिया देना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। हाँ, रही बात स्टेप्स की, तो अपने अकॉर्डिंगली सीबीएसई का नॉर्म है, बहुत डिटेल बड़ा आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करके उस लेवल पे आप पहुँचेंगे। बट एमसीक्यूज में तो कुछ लिखना ही नहीं है, ऑप्शन है उसको टिक करना है, मतलब आपके कॉपी पे लिख देना कि ये ऑप्शन सही है। एनीवेज, तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि दो इंटीजर्स रिलेटेड होंगे कब, जब ये कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस 7ab, ठीक है ना, प्लस 6b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। यही से वो कंडीशन आएगा। याद करिए, जब रोस्टर फॉर्म में आप रिलेशन को लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो लिखते हैं ना, जैसे ये रिलेशन है अगर R, तो ये Z टू Z है ना, सेम सेट से सेम सेट पे, तो तो ये रिलेशन जो होता है अल्टीमेट Z क्रॉस Z का सबसेट होता है ना। कोई भी रिलेशन जिस सेट पे आप डिफाइन करिए, मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात करता हूँ। तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना, जैसे ये 1,1 एंड सो ऑन ना। तो आप बस ये निकाल लीजिए, वहीं से तो आप बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो फिर वही निकालना है आपको कि कंडीशन क्या होगी कि कोई दो इंटीजर्स कैसे रिलेटेड होंगे। तो वो यहां से आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 6ab माइनस ab प्लस 6b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब यहां से आप देखें, a कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस क्या आ जाएगा 6b, प्लीज चेक करिएगा, और इन दोनों से माइनस b कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 6b, प्लीज चेक करिएगा, इन दोनों से माइनस b कॉमन लिया, इक्वल टू 0। तो यहां से a माइनस 6b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा a माइनस बी बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कंडीशन आएगा, या तो a माइनस बी इक्वल टू 0, या फिर a माइनस 6b इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो a इक्वल टू b और a इक्वल टू 6b। यही मेन कंडीशन आपको डिराइव करना था। अगर ये कंडीशन आप डिराइव कर लेते, तो फिर जो है आप ये रिलेशन क्या है वो आप निकाल लेते। तो चलिए, अब ये जो रिलेशन दिया है वो कैसा होगा, मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा और वहीं से मैं चेक करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए, दो इंटीजर्स रिलेटेड तभी होंगे, पहला कंडीशन है या तो a इक्वल टू बी हो जाए। a इक्वल टू बी मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये इंटीजर्स की बात करता हूँ, यही लिखा है मैंने सेट, तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, 0 0 के साथ रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 1 1 के साथ हो जाएगा, -1 -1 के साथ। देखिए दोनों a इक्वल टू बी, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम होने चाहिए, पहला कंडीशन ये बोलता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 2 ले लेंगे तो 2 2 से रिलेटेड, फिर -2 के साथ रिलेटेड एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि हर एक इंटीजर जो है ना अपने साथ रिलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन शो करता है। तो इस रिलेशन से a और b दो इंटीजर्स रिलेटेड तब होंगी अगर ये कंडीशन लगाऊं जब a इक्वल टू b, मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, हो गया। चलिए अब आते हैं डॉट, ये वाला कंडीशन पे आते हैं। ये क्या बोलता है कि जो सेकेंड a इक्वल टू 6b, मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा वो सेकेंड का 6 टाइम्स, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये 1 लिया आपने तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इसको -1 लिया तो यहां से ये क्या हो जाएगा, -6 होगा। प्लीज चेक करिएगा, 6 टाइम्स आना है फर्स्ट वाला सेकेंड ऑर्डर पेयर का। उसी तरीके से अगर आपने 2 लिया तो ये मेरा 12 हो जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है ना, और एंड सो ऑन। तो ये मेरा रिलेशन आ गया अल्टीमेट रोस्टर फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शंस पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है ना। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या था कि एक्स एक्स ना,
ये बिलोंग करे इस रिलेशन में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन है, यहाँ पे रिलेशन क्या है सेट। तो यहाँ पे आप देखिए कि हर एक इंटीजर अपने खुद के साथ रिलेटेड होगा, क्यों, ये वाली कंडीशन से। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब यही पे जरा आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या था, यहां से आ जाइए, मैं रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक के लिए आप आइए। तो सिमेट्रिक कब होता, डिफिनीशन से, कि अगर मैं ए बी ले लूं, चलिए ए बी ही ले लेता हूं, अगर ए बी इस रिलेशन में है, जब जब ये कंडीशन होल्ड करेगा तो बी ए भी क्या आना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए। ठीक, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो आ जाएगा, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तब ये होगा। तो अगर ये है तो यहां से दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए इक्वल टू बी या फिर ए इक्वल टू 6b। समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहां से ए इक्वल टू 6b ले लिया, ये वाला कंडीशन से तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और यही से देखिए क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर 1 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये इस कंडीशन से आ रहा है, तो इस पे हम तो जाएंगे नहीं, हम जरा इस पे चलते हैं। ये वाला कहाँ गया, ये कंडीशन हो गया, और ये होगा तो इसी सेकेंड कंडीशन से ध्यान दीजिएगा, बी ए मतलब फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर सेकेंड वाले का 6 टाइम्स होगा। ये दोनों साथ साथ होल्ड करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या। चलिए मैं इसके लिए यहां से ऑब्जर्व करता हूं, 6 1 है, बिल्कुल है इस रिलेशन में। तो क्या 1 6 भी आएगा इस रिलेशन में, अगर सिमेट्रिक होगा तो ये कंडीशन होना चाहिए। 1 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर सेकेंड का 2 टाइम्स होना चाहिए। समझिएगा। तो अगर यहाँ पे 6 मैं लेता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसको 36 होना चाहिए फ्रेंड्स ना, तभी ये आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये मैं ले रहा हूं, देखिए इसमें दो ही टाइप के आ रहे हैं कंडीशन जो है, या तो ए इक्वल टू बी, जो कि मैंने ये लिख दिया रिफ्लेक्सिव वाले। सिमेट्रिक के लिए अगर मैं 6,1 आ रहा है तो 1,6 भी आना चाहिए। 1,6 कब आएगा, जब ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना, ये सेकेंड का 6 टाइम होगा। ये तो है ही नहीं फ्रेंड्स ना, फर्स्ट तो सेकेंड का 1/6 है ना, ये ध्यान दीजिए। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, और ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने यहां से बस इतने से आपका ऑप्शन या आंसर हो जाएगा। सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6,1 आ रहा है बट 1,6 नहीं आ रहा है। मतलब ए बी तो बिलोंग कर रहा है बट बी ए नहीं आ रहा है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन सॉरी रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे जाने की जरूरत नहीं, मैं ऑप्शन थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो यही से हो जाएगा। मैं आपको बोला था ना, ऑप्शन कटिंग मेथड बड़ा हेल्पफुल होता है। तो क्या बोला है, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गया। फिर क्या बोला है, इट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा नहीं, ये भी गया। क्यों, क्योंकि हम प्रूव किए हैं कि ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, यहाँ पे बोला नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गया। ट्रांजिटिव हो ना हो मुझे उसको चेक ही नहीं करना, इस तरह से ऑप्शन बनाया था। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है ये, और यहाँ पे बोला नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं डी ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमने यही प्रूव किया कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। मैं बता पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेट करना था। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही तो बड़ा मैं आपने सॉल्यूशन बताया, एमसीक्यूज में इतना समय नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं आपको चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं पहले ही बोला आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है मुझे, और मेरा जो मोटिव है एवरेज स्टूडेंट्स को भी फायदा हो इस वीडियो का, क्योंकि सबके लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। और आप देखेंगे 2022 का ये क्वेश्चन है,
23 में थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया था, तो 23 वाला लेवल ही आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होना चाहिए था, बट फिर भी आप इसको अपने से फिर करेंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा या फिर आप मेरे सोल्यूशन से डिफर करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यहां पे आ जाते हैं। बोला द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट विच आर 1 1 इज। यहां पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अगर आप पढ़े हैं बहुत अच्छी बात, इसको तुरंत कैलकुलेट करके बताइए, अदरवाइज मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो ये एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को ये पोर्शन करने में दिक्कत होगी, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन जो है 2022 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या बोला, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बता दूं, उसके बाद फिर जो है हम चलेंगे ऑप्शंस की तरफ। इसमें देखिए एक स्ट्रेट फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं होगा तो। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए एक फंक्शन लीजिए, ये मेरा फंक्शन है सेट ए टू सेट बी पे, ठीक है ना। ये एक फंक्शन है जिसमें डोमेन सेट क्या होता है ए, वो डोमेन सेट क्या है बी। अगर इसमें मान लीजिए x1 x2, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए सेट ए में मैंने m एलिमेंट्स लिया, x1 x2 इस तरह से मान लीजिए xm, ठीक है ना, m एलिमेंट, और यहाँ पे मैं n एलिमेंट्स लेता हूँ y1 y2 डॉट 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 yn, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है क्या कि मैं यहीं पे लिख दूं, चलिए मैं लिख भी देता हूं। तो यहाँ पे है टोटल, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी मतलब कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ए की कार्डिनलिटी देखिए कितने एलिमेंट्स है, मैं m एलिमेंट्स ले रहा हूँ, और ध्यान दीजिए ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये दोनों डोमेन और कोडोमेन सेट क्या है, फाइनाइट है, तभी ये एप्लीकेबल है। तो अगर डोमेन सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ n, ठीक है ना, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। सो देन द टोटल नंबर ऑफ 1 1, ठीक है ना, 1 1 कोई दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शंस ना। सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शंस, डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पे याद रखना है डोमेन सेट की कार्डिनलिटी m, कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी n में ले रहा हूं। स्ट्रेट फार्मूला है npm या फिर 0, दो कंडीशन होते हैं। ये कब होता है, अगर कोडोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना डोमेन सेट से बड़े हो या इक्वल हो। तो दैट मीन्स इफ n, यहाँ पे देखिए कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और ये कब होता है, इफ n लेस देन। ध्यान दीजिए सिंपल सा लॉजिक है, ये जो कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं डोमेन से, तो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2, ये कंडीशन। तो कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो जब 1 1 मैपिंग बनाएंगे तो मान लीजिए ए को आप किसी से 1 के साथ कर दिए, बी को 2 के साथ कर दिए। अब 1 1 बनाना है तो एक एलिमेंट यहाँ के केवल एक ही एलिमेंट के साथ ना, मतलब क्या बोलना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे ना तो वो डिस्टिंक्ट इमेजेस आती हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस। तो सी को अगर आप पहली चीज कि 1 1 बनाना है तो यही कंडीशन बन पाएगा, तो सी वैकेंट रह गया, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। और अगर जबरदस्ती फंक्शन बनाएंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी या तो सी को 2 पे ले जाएं या तो सी को 1 पे, और इस केस में देखिए ये मेनी 1 हो जाता,
समझ में आ गया। तो इसीलिए अगर डोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़े हो जाते हैं कोडोमेन सेट से, ठीक है ना, तो उस केस में कोई भी 1-1 मैपिंग नहीं बनती, और शायद यही केस है ये, देख लीजिए यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला आपको पता हो जाता है तो बस आपका आंसर आ गया। तो चलिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया कर पाया होगा कि क्यों 0 हो जा रहा है। अब चलिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। मैं अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूँ। तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बोला है द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। तो यही बोला है कि सेट ए की कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये देखिए कितने एलिमेंट्स है 5, और कोडोमेन सेट जो है अगर उसको मैं बी बोल दूं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है 2। और जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया, फार्मूला रटवाया, तो यहाँ पे ये m है और ये मेरा क्या है n है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि n इज लेस देन m। n अगर लेस देन m मतलब कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है डोमेन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, या यूं मैं बोलूं कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से कम है। तो कितने 1-1 मैपिंग बनेंगे, कितना बनेगा 0। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए था 0, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो 0, कोई भी 1-1 मैपिंग नहीं बनेगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको जस्ट ये एरो डायग्राम जो अभी मिटाया ना, वहां से भी मैंने बताया आपको। अब आपका होमवर्क होगा, अगर रिवर्स कर देता, अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग बताओ सेट ए बी से लेके सेट 1 2 3 4 5 इस पे, ठीक, उल्टा कर दिया, तब ये फार्मूला लग जाता एनपीएम वाला, और वहां से आप निकाल लेते। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है जरूर आप बताएंगे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक बार आ गया तो अगली बार फिर से क्वेश्चन बन सकते हैं 1-1 पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, होपफुली मैंने आपको बताया, मैक्सिमम लोगों को ये फार्मूला पता नहीं होगा, हम जेई वगैरह में पढ़ाते हैं तो फिर ये आता है। वैसे भी जेई वगैरह की बात छोड़िए ना, आपका सिलेबस कम हुआ है तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा ही। एनीवेज चलिए, सो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया कंप्लीट। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये भी आपके बोर्ड का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। और अगर मैं सही हूं तो शायद ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाई f ऑफ n इक्वल टू n+1/2 if n is odd और n/2 if n is even, then the function is bijective, 1-1 but not onto but not 1-1, neither 1-1 nor onto, ठीक। तो इस वीडियो को पहले तो पॉज करें और उसके बाद आप अपना सोल्यूशन करने की कोशिश करिए, ठीक है, और आंसर निकालिए। तो पहले प्लीज पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए। होपफुली फ्रेंड्स आप सॉल्व कर चुके होंगे और आंसर भी मैच किया होगा। तो मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए, यहाँ पे जो बोल रहा है कि डोमेन सेट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, कोडोमेन सेट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और यहाँ पे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स की बात है, अच्छा ये मैपिंग एफ डिफाइन कर दिया है तो मैं यहाँ पे एफ भी लिख देता हूँ, ये मेरी मैपिंग हो गई एफ। अब ध्यान दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भी सेम होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब हमें ये बस देखना ये है इसका कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, ठीक। 1-1 onto का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बस इमेजेस निकाल लीजिए। 1 की इमेज क्या जाएगी, 1 क्या है, ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो फंक्शन के डिफिनीशन पे जाइए, जब ऑड होता है तो ये किस पे जाएगा, n+1/2, और जब इवन होगा तो n/2। तो 1 का इमेज क्या होगा, तो यहाँ पे
वन ऑड हो गया, ऑड है ना, तो ये फार्मूला लगेगा, तो कि इसकी इमेज क्या जाएगी, तो इसी फार्मूले में n की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1/2 कितना हो गया 2/2, तो ये हो गया 1। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1 जो है 1 पे मैप हो। ठीक, अब चलिए 2 का इमेज देख लेते हैं। तो 2 जैसे ही आपने लिया, 2 इवन है, 2 क्या है मेरा इवन है, जब इवन होगा तो किस पे जाएगा n/2, मतलब 2/2 किस पे 1 पे। तो 2 जो है, जो फार्मूला यहाँ पे मैपिंग का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये किस पे गया, 2 भी किस पे जा रहा है देखिए 1 पे, तो 2 किस पे गया 1 पे। यही से एक चीज आपको समझ में आ गया कि ये मैपिंग 1-1 तो नहीं होगी, ये मेनी 1 हो जा रही है, तो 1-1 नहीं होना है, 1-1 नहीं होना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कटिंग में बोल रहा था ना, तो देखिए बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, तो जब 1-1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं। ठीक, अब चलिए यही से ये लिखा है 1-1 बट नॉट ऑन-टू, ए भी गया क्योंकि 1-1 नहीं है। अब 2 ऑप्शन में आप रुक गए, यहाँ पे क्या लिखा है ऑन-टू बट नॉट 1-1, ठीक है, नॉट 1-1 दिया है और यहाँ पे नाइदर 1-1 नॉर ऑन-टू, उसके लिए थोड़ा सा आप फटाफट और कैलकुलेशन कर लीजिए। हालांकि आपका आंसर अब समझ में आ गया होता, बट फिर भी 3 लेंगे तो 3 ऑड है, ये फार्मूला लगेगा, तो 3 किस पे मैप होगा 3 + 1/2, एन के प्लेस पे 3 रखिए, 4/2 क्या होता है 2, तो मैंने देखा 3 भी जो है 2 पे जाएगा। फिर 4 लेते आप तो 4 इवन है, ये फार्मूला लग जाएगा 4/2, 2 पे मैप करेगा, तो 4 भी मेरा किस पे जाएगा 2। ठीक है, एक और कर लीजिए 5 ऑड हो गया, तो 5 किस पे मैप होगा 5 ऑड है, फार्मूला ये है, तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा 6/2, 3 पे मैप करेगा, तो 5 जो है मेरा 3 पे मैप करता, दिस 6 इवन है, किस पे मैप होगा 6/2 3 पे, तो ये गया 3 पे। तो ये मैं पैटर्न क्या देख रहा हूं कि अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है पेयर वाइज जा रहे हैं, ये देखिए इनफाइनाइट सेट होता है, दैट मीन्स क्या हुआ कि नंबर्स आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे आप 7 लेंगे तो वो 4 पे जाएगा, 8 भी 4 पे, 5 की बात रही 9 लेंगे वो भी 5 पे जाएगा। सो दैट मीन्स मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ का हर एक एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज होगा, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसके लिए जैसे ये 4 भी इमेज हो जाएगा, उसी तरीके से अगला मिल जाएगा 5 भी हो जाएगा, फिर अगला मिलेगा 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कि ये इनफाइनाइट सेट होता है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ जो कोडोमेन सेट है ना, इसका कोई भी एलिमेंट बैकेंड नहीं होगा, इसके हर एक एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज मिल जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अब आता हूँ काम की बात, कि जो इस मैपिंग का रेंज होगा ना, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब यही तो कोडोमेन है ना, मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नोटेशन ये यूज करता हूँ ना, और यही कोडोमेन के इक्वल है, और कोडोमेन के इक्वल है, दैट मीन्स क्या हुआ f इज व्हाट ऑन-टू मैपिंग। तो f जो है 1-1 नहीं है ऑन-टू है, तो बस अब आइए ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखा है नाइदर 1-1 नॉर ऑन-टू, गलत है क्योंकि ये ऑन-टू है, तो ऑन-टू बट नॉट 1-1, देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मेनी 1 है, मतलब 1-1 नहीं हुआ, और ये ऑन-टू है, क्यों, क्योंकि इसका रेंज कोडोमेन के इक्वल है, थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, याद करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट दिस, ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, और मैं अगर सही हूं तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने किया होगा, मे बी एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में, ठीक है ना। चलिए क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, ठीक है ना, प्लस सिमेट्रिक हो जाए, प्लस ट्रांजिटिव हो जाए, मतलब ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक, तो पूछ रहा है ना कि
इस सेट 1 2 3 ये जो सेट लिया ना, इस पे कितने रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो आपको पता है ना, कोई भी रिलेशन आप अगर आर लेते हैं तो अब ये सी बात है वो सबसेट होता है उस सेट का ए क्रॉस ए का। ठीक, ये देखिए ए क्रॉस ए। अब इसमें जो 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 भी रिलेशन बनाएंगे आप ना, उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, या मैं ये बोलना चाहता हूँ इस सेट पे जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा उसमें कितना एलिमेंट होंगे। अरे इसी की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाय इसकी कार्डिनलिटी 3 क्रॉस 3 मतलब 9 टोटल एलिमेंट्स होंगे। अब जरा मैं आता हूं, क्या बोल रहा है ना कि यहां पे आपसे बोल रहा है कि कितने नंबर में काउंट करना है, कि जैसे R1 बनाइए ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, R2 बनाइए ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन, R3 बनाइए ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे इनको काउंट कर लीजिए, वही पूछ रहा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट। तो चलिए तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का, फिर से मैं आता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, स्पेस मिल जाएगा हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, मैं क्वेश्चन 4 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट करेंगे सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे छोटा वाला, ठीक है ना। तो R1 में पहले स्टार्ट करूं, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होगा, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव पे जाइए। ये तरीका होता है बनाने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन यही होता है ना कि हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3। सो दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए। तो अगर इक्विवेलेंस होना है तो 1 1 इसके साथ रिलेटेड होगा, 2 2 भी इस रिलेशन में आएगा, 3 3 भी आएगा। ये तो मैंने बनाया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब आते हैं सिमेट्रिक, इतना रहेगा तब तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन अपने मन से नहीं बना देना है, जितने बने कंडीशन यहाँ पे लगा दिया कि उन इक्विवेलेंस रिलेशंस में ये दो एलिमेंट्स जरूर आने चाहिए। तो इनको आप इंसर्ट कर दीजिए 1 2 और 2 1। ठीक, तो यहां तक मेरा सिमेट्रिक भी हो गया। देखिए सिमेट्रिक भी हो गया, ये इतने तो अपने आप ऑटोमेटिक सिमेट्रिक हैं ना। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था, अगर एक्स वाई इस रिलेशन में जब जब आए तो वाई एक्स भी इस रिलेशन में आना चाहिए। तो यहां से तो ये कंडीशन तो होल्ड करती है। और यहाँ पे देखिए ये वाले दोनों पेयर में ये सिमेट्रिक वाला कंडीशन होल्ड कर गया। 1 2 है तो 2 1 भी है, ऑर्डर बदल दिया तो भी यहाँ पे आ रहा है। तो इतना तक तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ ऐड मत करिए, सबसे छोटा ये बन जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि इन दोनों एलिमेंट्स को कंटेन करते हुए, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था, एक्स वाई अगर आए रिलेशन में, वाई जेड भी अगर आए, ठीक है ना, तो दिस विल इंप्लाई एक्स जेड भी इस रिलेशन में आए। यही था सिमेट्रिक का। तो ये तो मेरा हो रहा है, जहां से भी आप बनाना चाहें कोई भी पेयर एक्स वाई वाई जेड, तो देखिए यहां से 1 1 आ गया। आप 1 2 लेना चाहते हैं 2 2 लीजिए तब भी 1 2 आ जाएगा। आप कहीं से भी बनाइए। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। याद रखिए कंडीशन ट्रांजिटिव में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। ट्रांजिटिव का डिफिनीशन जो था उसको बहुत केयरफुली समझना है कि अगर ये दो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब ये दो इस तरह से एक्स वाई रिलेटेड है, एक्स रिलेटेड है वाई से, वाई रिलेटेड है जेड से, तो अगर ये हो तब जो है एक्स रिलेटेड होना चाहिए जेड के साथ। समझ में आ गया। तो ये इससे देखेंगे तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव भी हो जाता है बिल्कुल। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया और ये सबसे छोटा होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि क्या कोई और आएगा, तो मैं अगला बनाना चाहता हूं। अगला बनाएंगे तब भी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये कंडीशन दो एलिमेंट्स तो मैं इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया और कंडीशन ये भी है
इन दोनों को भी आना है तो इन दोनों को भी मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब इसके आगे मैं एक्स्ट्रा क्या करूं, तो आगे जैसे ही एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऐड करने की कोशिश करेंगे कोई भी ना, तो जैसे मैं अच्छा 1 3 लिया कि नहीं, अगर 1 3 आप फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 3, तो जैसे ही 1 3 आपने लिया, ठीक, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बना है तो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना है मतलब 1 3 लिया तो 3 1 यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। और जैसे ही ये हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो ट्रांजिटिव भी होना है, तो 2 1 और 1 3, देखिए एक्स वाई वाई जेड, तो 2 1 1 3 अगर है तो ये 2 3 भी यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको जबरदस्ती इसको यहाँ पे 2 3 को भी इंसर्ट करना पड़ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? और 2 3 जैसे ही आ गया तो 3 2 को भी आना पड़ेगा। 2 3 जैसे आया 3 2 भी आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक है ना? अब देखिए टोटल 9, ये मेरे ख्याल से 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे ज्यादा तो एलिमेंट होंगे नहीं, क्योंकि किसी भी रिलेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर ये सेट फाइनाइट है, इसकी कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाय इसकी कार्डिनलिटी, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो कोई सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा? 3, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 9। और इसी को हम क्या बोलते थे? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है ये? यूनिवर्सल रिलेशन है ये, यूनिवर्सल रिलेशन। और आपको पता है यूनिवर्सल रिलेशन से बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता है किसी भी सेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाने थे। तो सबसे छोटा तो मैंने R1 बनाया, और उससे बड़ा अगर मैं जा रहा हूं तो R2, मतलब इनवर्सल। इन दोनों के बीच में और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ? कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन रहे? तो आप काउंट कर लेते, R1 और R2 2, तो मैक्सिमम 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 गया, 1 गया, और ये 3 ये भी गया। तो इसका आंसर आता मैक्सिमम 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस कैन बी फॉर्म। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड? प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं ये चीज देखिए, तब तक बेनिफिट नहीं होगा जो मेरा मोटिव है पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज करना। आपको क्वेश्चंस जो ऐसे एनसीईआरटी में हमने किया या फिर आप ऐसे कर रहे होंगे तो आपको लगता होगा थोड़े इजी क्वेश्चंस, लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चंस का फ्रेंड्स। 23 के क्वेश्चंस को हम करेंगे। पीवाईक्यूज जब मैट्रिसेस वगैरह में जाएंगे, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना? हालांकि 22 में भी लेवल्स हैं, मतलब लेवल की बात बोलूं तो है क्वेश्चंस में। एनीवेज, बिना देर किए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फंक्शंस पे है, और ये बोल क्या रहा है? लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज 1 1 ऑन 2, लिखा है बाइजेक्टिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब इस सेट की अगर मैं बात बोलूं तो ये 1/x की अगर बात बोलते हैं तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये आर वो लिया क्या था, बुक में नोटेशन की बात है, बट एनीवेज थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स ही दिया है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आर लिखा है ना, इसको मैं ये नोटेशन यूज करता हूँ, तो इसमें तो 0 भी आता है ना। ये फंक्शन इनफैक्ट डिफाइंड होता है ना आर स्टार पे 0। क्यों? ध्यान दीजिए, अगर 0 रियल नंबर है तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? ध्यान दीजिए, 1/0, ये क्या हो जाता है? इंफिनिटी। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर R टू R लिया है तब तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं है भाई। लेट एफ फ्रॉम R टू R be defined by fx equal to 1/x for all x belongs to R, then f is। तो अब ये सी बात है, अगर फंक्शन है, याद करिए, तो डिफिनीशन में क्या था? फंक्शन का डिफिनीशन, डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। तो डोमेन सेट अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो यहाँ पे 0 होगा, और अगर 0 है तो इसका एक एसोसिएशन यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन बाय डिफिनीशन ऑफ
अगर ये मैपिंग में बोलूं तो ये इन्फिनिटी से पे मैप करेगा, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर, अगर सेम क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था आपका, नॉट डिफाइंड। प्लीज चेक करिएगा, डिफाइंड नहीं होगा। बट मैं आपको फर्दर एक स्टेप आगे, अगर ये क्वेश्चन था तो नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर यहाँ पे आर स्टार होता, आर स्टार मतलब क्या होता है कि मैं 0 हटा देता हूं, तो उस केस में आंसर बदल जाता। उस केस में आंसर क्या होगा, मैं इसको भी इंटरप्रेट कर देता हूं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, कैलकुलस के क्वेश्चंस को करना है तो फिर यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ग्राफ्स ना। 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है ना, ये। और मैंने आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में कि ग्राफ से कैसे करते हैं, 1 1 और 2 चेक करना है। तो 1 1 अगर चेक करना है, मैंने क्या बोला था, 1 1 अगर चेक करना है तो वर्टिकल आप लाइंस इमेजिन करते हैं, और अगर ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन 1 1 हो। तो अगर ये फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार मतलब 0 को हटा के देता, तब तो ये 1 1 हो जा रहा है, ठीक है ना। और रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज जरा निकाल लीजिए, रेंज कहाँ गया, रेंज निकालिए जरा इसका। तो रेंज क्या हो जाता इसका, तो ये देखिए सारे रियल नंबर से केवल 0, ये ओरिजिन है मेरा ना, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स इसके रेंज में आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाता आर स्टार। और यही तो मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन है। उस केस में उस केस में ये देखिए बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो उस केस में आंसर अलग आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था आपका, अगर आर टू आर दिया है तो सिंपल आंसर होना चाहिए था नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड तब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने किया, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि अगेन ये 2022 का क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है। क्या बोला है, अ रिलेशन आर इज ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच ऑफ फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपसे बोल रहा है ना कि ये रिलेशन जो डिफाइन किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया है, और बोल रहा है ना तो कि कौन सा रिलेशन विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स 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 रिलेटेड टू आर ना, उस रिलेशन में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है ना, मतलब जो रिलेशन अलग अलग रिलेशन डिफाइन किया लेकिन नेचुरल नंबर पे, तो हर एक एलिमेंट जो है ना अपने साथ रिलेटेड होगा। और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं तो हर एक नेचुरल नंबर अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चंस को, वो क्या होगा, ऑप्शन कटिंग मेथड, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो पहले चलते हैं ऑप्शन ए में। जो रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें क्या बोलता है, पहला रिलेशन जो डिफाइन किया है कि जब भी आप लेंगे ना ऑर्डर पेयर, वही ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन में सच दैट पहला वाला ऑर्डर पेयर जो है ना दूसरे वाले से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। ठीक, अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं ले लेता हूं 1 1। ठीक, तो क्या 1 1 इस रिलेशन में आएगा, तो 1 1 तभी आता जब फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर दूसरे वाले से बड़ा होता। तो फ्रेंड्स 1 तो 1 के इक्वल होता है ना, ये ग्रेटर कहां हो पाएगा, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाया। तो ये ऑप्शन तो गया मेरा। मैं वही बोला था ऑप्शन कटिंग मेथड सबसे बेस्ट होता है। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहां पे ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑर्डर पेयर तभी रिलेटेड होंगे जब x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। देखिए कैसे, अगेन आप यही लीजिए, क्या 1 1 आ रहा है क्या, तो 1 1 इस रिलेशन में आता अगर इन दोनों ऑर्डर पेयर का सम जो है क्या हो जाता 10। तो 1 प्लस 1 तो मेरा 2 होता है फ्रेंड्स ना, 10 तो नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। इनफैक्ट 2 2 भी ले लेंगे तब भी नहीं आएगा।
तो ये भी जो है रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट अपने साथ, तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, 1 1 रिलेटेड है क्या, तो ये भी नहीं था, और इस रिलेशन जो डिफाइन किया उससे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, डी आ जाइए, यही से देख के आपको आइडिया लगता है डी भी नहीं होगा। क्यों? अगेन यही 1 1 लीजिए, तो डी ऑप्शन में जो रिलेशन डिफाइंड है उससे 1 1 रिलेटेड कब होता? जब x प्लस 4y, मतलब 1 प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे भी 1 है, तो ये कितना आता? 1 प्लस 4, दिस इज 5, और आना क्या चाहिए? 10। ये जो रिलेशन डिफाइन करा 10 के इक्वल नहीं हुआ, तो मतलब क्या हुआ? 1 1 भी इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड नहीं होगा 1 1 के साथ। तो 3 ऑप्शन गए, बचा एक ऑप्शन, तो ये तो अपने आप सही कर दीजिए। देखिए यही होता है ब्यूटी ऑप्शन कटिंग का, एमसीक्यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिमेट्री के लिए हर एक एलिमेंट अपने साथ, तो अगर x एक नेचुरल नंबर है, x के साथ आना चाहिए ना, रिलेटेड होना चाहिए। तो बोल यहाँ पे इस तरह से डिफाइन ही किया है कि x इंटू वाई इज द स्क्वायर नंबर। तो अब ये सी बात है, अगर सेम का सेम के साथ रखना तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर नंबर है, वैसे भी सही है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछ रहा था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन कटिंग मेथड आपको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का अगेन ये क्वेश्चन है, क्या है? 2022 का अगेन ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to this is bijective 1 1 but not on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन नंबर 7, कोई फंक्शन, पहली चीज देखिए फंक्शन पे जाया करिए। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फ्रेंड्स ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है। आपको पता है cos x जो होता है ना, इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक, पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, ये तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ये तो ऑन टू मुझे लग रहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोडोमेन जो है मेरा, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है, और ये जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है ना, इसका रेंज कभी रियल नंबर नहीं आएगा। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप प्रैक्टिस कर करके होता है। तो cos x -1 से 1 के बीच में, तो 3 cos x किसके बीच में आएगा? मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो 3 cos x किसके बीच में आएगा? दोनों साइड इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये देखिए इसके बीच में आ गया। अब यहां पे क्या करना है? 4 ऐड कर दीजिए, तो 4 + 3 cos x, 4 दोनों साइड ऐड करेंगे तो कर देता हूं, चलिए 4 को ऐड किया ना दोनों साइड, तो क्या हो गया यहां से कि 4 + 3 cos x जो है, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 7। प्लीज चेक करिएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज है ना, रेंज ऑफ fx, वो क्या आ रहा है? क्लोज इंटरवल 1 to 7। अगर ये फंक्शन ऑन टू होता, याद करिए ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, क्या होना चाहिए था? मैंने थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि उस केस में रेंज जो होगा कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे कोडोमेन क्वेश्चन में क्या दिया है? सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया है ना, देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रेंज तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ? ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस विल इंप्लाई f इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं हुआ। तो यही से देखिए ऑप्शन कटिंग आपका बहुत हेल्प करता है। बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 प्लस ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, और यहां से एक और चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहां पे आपका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स पे चला गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कभी भी 1 1 नहीं होते अगर पूरे रेंज की, मतलब पूरे रियल नंबर्स पे बात करें। और अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो ग्राफ किस दिन काम आएगा? ग्राफ खींचिए फ्रेंड्स, ग्राफ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा,
cos x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे ही कुछ जाता था ना, ठीक है, इधर भी जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे से ले जाना चाहिए था ना, थोड़ा अच्छा दिखता। चलिए, कितना मैं ले गया, थोड़ा सा नीचे से, कितना नीचे ले गया था, चलिए ऐसे ये होता है ना, ये मेरा cos x का ग्राफ है। और बाई ग्राफ मैं आपको बोला था, ठीक है ना, 1 1, ठीक है, अगर ये 1 1 की बात करता, अच्छा पहली चीज कि ये क्या बोल रहा है फंक्शन 1, हाँ ठीक है, 1 1 ऑन 2, तो मैंने तो दिखा दिया कि 1 1 नहीं है, सॉरी ऑन 2 नहीं होगा, तो ऑन 2 नहीं मतलब बाइजेक्टिव वाला पोर्शन तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये बताइए क्या ये 1 1 है, ठीक है 1 1, तो 1 1 के लिए मैं ग्राफिकली कैसे बताया था, ग्राफ से आपको 1 1 चेक करना है, उसके लिए मैंने कैसे बताया था, 1 1 के लिए मैंने बताया था, याद करिए, मैपिंग चेक करना है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको इसमें, एक मिनट, 1 1 के लिए ये नहीं, अच्छा मैपिंग, ये ध्यान दीजिए मैपिंग के लिए नहीं था, एक मिनट इसको करेक्ट करिएगा। मैंने 1 1 के लिए यहाँ पे क्या बताया था, 1 1 के लिए मैंने ये बता दिया था, ये मैपिंग के लिए होता है वर्टिकल लाइन ना, और 1 1 के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर। इसको प्लीज करेक्ट करिएगा, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में वापिस आप जाइएगा, मेरे ख्याल से मैं 1 1 में क्या बोला था, 1 1 के लिए ये होता है फ्रेंड्स, फिर से 1 1 में आप क्या करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन जो है 1 1 हो जाता है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे कंसीडर करेंगे ना, तो ग्राफ को आप देखेंगे एक से अधिक, इनफैक्ट ये तो पूरा अगर डोमेन रियल नंबर से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करता है, तो ये 1 1 नहीं होता है, ठीक है ना। ये ग्राफ से मैं चेक करने की बात बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल आएगा तो आप जैसे दिखाना है आप दिखा दीजिए, तो ये 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर डोमेन मैंने ले लिया आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये 1 1 भी नहीं होगा, ठीक, 1 1 भी नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है फ्रेंड्स, नाइदर 1 1 ऑन 2, ये मेरा ऑप्शन ही है, और 1 1 बट नॉट ऑन 2 ये गलत हो गया। पहली चीज मैंने ग्राफ से बता दिया, ठीक। अगर आपको दिखाना है थ्योरेटिकली ना कि 1 1 नहीं होगा, तो क्या लेते थे, दो यहाँ पे एलिमेंट्स ले लूं जिन पे मैं दिखा दूं कि इमेजेस जो है ना सेम होंगे, यही ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए ना, बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा पॉइंट क्या है π/2, और ये मेरा क्या है -π/2, तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं लेकिन इनकी इमेज देखिए सेम हो जाएगा, कैसे, f ऑफ π/2, आइए क्या है फंक्शन, 4 + 3 cos x π/2, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से भी 4, और f ऑफ -π/4 लेंगे, तब भी जो है cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा, अगेन ये 90 0, π/4 कर रहा हूँ, π/2 ना, -π/2 और π/2, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो दो अलग अलग पॉइंट्स लिया लेकिन उनकी इमेजेस जो है सेम है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये 1 1 नहीं हुआ। तो थ्योरेटिकली भी जाके आप दिखा सकते हैं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, f ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू f ऑफ x2, दिस विल इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। तो इसी का ये दिखाते थे ना 1 1 दिखाने के लिए, वही मैं यूज कर रहा हूँ। तो दो अलग अलग पॉइंट्स मैंने लिया तो उनकी इमेजेस जो है सेम आ जा रही हैं, तो ये वाला कंडीशन गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 सही होना चाहिए। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। बट मैं ग्राफ से ज्यादा प्रीफर करता हूं, अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी, क्योंकि देखिए ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ना, तो अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करेंगे। ये एक तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक, कि कोई भी अगर फंक्शन डिफाइन करे, ठीक है ना, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक, और उसका डोमेन रियल नंबर, ये चीज याद रखना है आपको,
क्या डोमेन अगर रियल नंबर्स ले लेता है कभी भी 1 1 नहीं होगा डोमेन में। हाँ, डोमेन को अगर कट कर दे, जैसे कॉस की अगर मैं बात बोलता तो डोमेन को अगर ये 0 से लेके फॉर एग्जांपल ये क्या आता है पाई, 0 से अगर ये पाई कर देता ना तब ये 1 1 हो जाता, तब 1 1 हो जाएगा इतना पोर्शन। याद करिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने यही सीखा था ना कि बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद करके रखें कि कोई फंक्शन दिया, थ्योरी पोर्शन में मैं आपको बताया हूँ डिटेल में ग्राफ से कैसे चेक करते हैं। फंक्शन चेक करना है, वर्टिकल लाइन इमेजिन करिए, एक ही पॉइंट पे, हर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट करना है। एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दिया वो फंक्शन नहीं रहेगा। 1 1 चेक करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे तो अगर हर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए ग्राफ को, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक पॉइंट पे कट, ठीक है। एनीवेज सो कहाँ गया मैं, ओके 7th क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है, मैं आगे क्यों गया, 7th क्वेश्चन। तो दोनों तरीके से मैंने थ्योरेटिकली भी जाके बताया कि ये 1 1 नहीं हो रहा है और ग्राफिकली भी बताया। तो ये ट्रिक जो मैं बता रहा था ये याद कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x आ जाए, sin x आ जाए, कुछ भी tan आ जाए, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक फिक्स पैटर्न एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो 1 1 कभी नहीं होते। ये तरीका है आपको एमसीक्यूज बिना पेन उठाए सॉल्व करने का। ये देखिए मैं इतना जो डिटेल में क्वेश्चन 7 बताया, इसको आपको पेन थोड़ी उठाना था, मैं तो वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला ना। आपके दिमाग में है तो cos x -1 से 1 के बीच में, मतलब ये जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो फाइनाइट इंटरवल आता, और कोडोमेन तो मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब ये सी बात है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया तो ये ऑनटू नहीं हुआ। 1 1 इसलिए नहीं होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि पीरियोडिक फंक्शन है तो सर्टेन वैल्यूज वो बार बार रिपीट करता है। और हम अगर प्रैक्टिस में हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा, तभी 1 1 होगा। अगर एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो उस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करे तो 1 1 नहीं होता। तो अब प्रैक्टिस जितना किए हैं, कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आप सीखे हैं, उतना आसानी से आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, ठीक है। सो टोटल हमने 7 पार्ट्स यहाँ पे किए। अब देखिए मैंने रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश किया। 2023 में आपका एमसीक्यूज नहीं आए थे, 21 में भी मैं देख रहा था मुझे नहीं मिला, 22 में भर भर के आए थे। एनीवेज अब पैटर्न की बात करें, 23 जो पिछला ईयर का एग्जाम था उसमें भी एमसीक्यूज फंक्शन पे नहीं आए, जो मैं पेपर देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 23 में आया, जो मेरे पास पेपर अवेलेबल है, बाकी हो सकता है 2 या 3 सेट बनते हैं ना, कितने बनते हैं, तो फिर वहाँ पे अगर किसी में आ गया हो तो अलग इशू है। फिलहाल एट प्रेजेंट मेरे पास 23 में फंक्शंस पे एमसीक्यूज तो नहीं मिले, हाँ, लेकिन क्वेश्चन तो आया है 5 मार्क्स का 23 में, यही दिखाने को 1 1 2, ठीक है, तो उसको भी करेंगे। तो मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे टोटल 7 कितना किए, 7 किए ना। अब आपको कुछ और पुराने क्वेश्चंस अगर मैं पीछे बैक जाता, मे बी 20 पे जाता, 19 पे जाता, तो हो सकता है एमसीक्यूज मिल जाते। बट मेरा जो मोटिव था कि इतने क्वेश्चंस से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि हाँ सर ठीक है, हम अब थोड़ा सा एमसीक्यूज भी कर ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट मेरा जो है रिलेशंस और फंक्शंस पे थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-3 देखिए कैसे करेंगे, 2 या 3 पार्ट्स पे मिला के करूंगा। अब अगला जो कोई वीडियो आएगी उसमें मैं क्या करूंगा कि आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है ना, जैसे 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के, ठीक, उनको मैं प्रीवियस ईयर से उठा के जो अभी करंट सिलेबस में है वो भी ध्यान देना है करके मैं उसको करूंगा। और उसके बाद तीसरी जो पार्ट आएगी उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे 3 मार्क्स, पिछली बार 23 में 5 मार्क्स के आए तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। तो ये था मेरा एफर्ट, जो कि इस वीडियो में
7 या 8 क्वेश्चंस हमने किए। कहने की बात है, मैंने बीच बीच में आपको होमवर्क भी दिए है, तो वो 10 के आसपास पहुंच गया होगा। ठीक है, इतने के साथ मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।